गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9 पॉपुलेशन इंटरेक्शन सब डिस्कस कर रहे हैं और पॉजिटिव इंटरेक्शन का म्यूचुअलिज्म आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब देखिए पॉजिटिव इंटरेक्शन जिसमें आपको पता है कि कोई भी हार्म्ड नहीं हो सकता, इस पॉजिटिव इंटरेक्शन का प्रोटो कोऑपरेशन आपको डिस्कस करना है। ठीक है, सेकंड हम यहां पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में आज, और वो है प्रोटो कोऑपरेशन। देखिए एनसीईआरटी ने सेपरेटली मेंशन नहीं किया है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं जो एग्जांपल्स प्रोटो कोऑपरेशन में हमें क्लियर करने होते हैं। सबसे पहली बात तो आप प्रोटो कोऑपरेशन को अगर डिफाइन करें तो आप ये कह सकते हैं देयर विल बी द इंटरेक्शन इन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है। ठीक है, इसमें आप ये कह पाएंगे द इंडिविजुअल्स ऑफ टू स्पीसीज गेट बेनिफिटेड। इंडिविजुअल्स ऑफ टू स्पीसीज, individuals of two species, ये जो हैं स्टूडेंट्स, ये आप कहेंगे क्या होगा, get benefited, और इनको बेनिफिट होगा, get benefits due to the presence of each other, due to the presence of each other। क्लोज एसोसिएशन में इनकी प्रेजेंस हो सकती है, लेकिन आप ध्यान रखें ये ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप नहीं होगा। सो ये भी बेनिफिशियरी है, बी भी यहां बेनिफिशियरी है। इस प्रोटो कोऑपरेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली स्टूडेंट स्पेस शेल्टर होता है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं स्पेस और शेल्टर है। इसके अलावा किसी एक को वहां सराउंडिंग से फूड मटेरियल गेन करने में कोई दूसरा हेल्प कर सकता है या प्रोटेक्ट कर सकता है। ये ऑब्जेक्टिव जो है इसका प्रोटेक्शन भी हो सकता है, प्रोटेक्शन। तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स जो है नेचर में जो ऑब्टेन किए जाते हैं वो हमें यहां देखने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला एग्जांपल यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ऑक्सपेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सपेकर और बर्ड जो है, वन मिनट प्लीज। बर्ड सिटिंग ऑन द बैक ऑफ राइनो, ब्लैक राइनोसॉर आप कह सकते हैं। ठीक है, इनमें एक ये एसोसिएशन है। अब आपने कहा प्रोटो कोऑपरेशन है तो दोनों को बेनिफिट है। दोनों को क्या बेनिफिट हो सकता है, जो ऑक्सपेकर है ये भी बेनिफिटेड है और जो ब्लैक राइनो है ये भी बेनिफिटेड है। दोनों को क्या बेनिफिट हो सकता है, जो ब्लैक राइनो उसकी बैक पे ऑक्सपेकर जब प्रेजेंट होता है तो उसको वहां उसकी बैक पर या उसकी बॉडी पर जो पैरासाइट्स प्रेजेंट है उन पैरासाइट्स को वो वहां से हटा देता है, उनको प्रीडेट करता है। तो आप ये कहेंगे दिस ऑक्सपेकर predate on parasites, predate on parasites, जो स्किन पैरासाइट्स हैं उन पर ये प्रीडेट करता है। और ये जो प्रीडेशन की एक्टिविटी है इसकी, ये आप कह सकते हैं जो ब्लैक राइनोसॉर है उसको दिलवाती है आजादी, फ्रीडम फ्रॉम पैरासाइट्स। और बेसिकली आप ये जानते होंगे ये जो पैरासाइट्स हैं ये ब्लड सकिंग होते हैं। ब्लड सकिंग जो पैरासाइट्स हैं इनसे इसको फ्रीडम मिल सकता है। तो खून चूसने वाले पैरासाइट से इसको आजादी मिल रही है। इसको फायदा क्या हुआ, तो आप ये कह सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल। जो फूड मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी यहां होगी। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल। क्लियर। तो इस केस में जो ऑक्सपेकर बर्ड है उसको भी बेनिफिट है और ब्लैक राइनो को भी बेनिफिट है। ठीक है, ये अपने आप में स्टूडेंट्स एक प्रोटो कोऑपरेशन का एग्जांपल है। ब्लैक राइनो जो है उसकी बैक पर या उसकी सराउंडिंग में जब ये प्रेजेंट होता है तो वो जब मूव करता है तो उसकी बैक पर ये बैठ जाता है और ये ब्लैक राइनो जो है इसको फ्रीडम फ्रॉम पैरासाइट दिलवा देता है।
पैरासाइट से इसको आजादी दिलवा देता है, तो दोनों के लिए बेनिफिशियरी कंडीशन है। ठीक है, फर्स्ट ए हमने लिखा। बी एक और एग्जाम्पल हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें देखिए आप कहेंगे, एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने हमें कॉमन सेलिज्म में दिया है, उसी को थोड़ा मॉडिफाई मैं कर रहा हूं। ग्रेजिंग कैटल्स। अब देखिए यहां आपको थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी, जितना मैंने इसमें मेंशन किया है उसी से आप जानते हैं सारा ये कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट डिटेल्स आपके पास आ रही हैं। ग्रेजिंग कैटल है एंड कैटल एग्रेट। ये जो कैटल एग्रेट है ये आप जानते हैं बर्ड है। ग्रेजिंग कैटल, एनसीईआरटी ये कहती है कि जब कैटल जो है वो अपने ग्रेजिंग फील्ड्स में फूड मटेरियल ऑब्टेन करता है, वो मूव करता है, तो वो अपने उस एक्टिविटी से बहुत सारे इंसेक्ट्स को वहां से बाहर निकलवा देता है, जो इंसेक्ट्स वहां प्रेजेंट है। इस केस में जो कैटल एग्रेट है वो उन इंसेक्ट्स को, या जो सराउंडिंग में इंसेक्ट्स हैं उनको वो खा लेगा, तो कैटल एग्रेट को तो बेनिफिट ही हो जाएगा कि उसको फूड मटेरियल मिला है। और ग्रेजिंग कैटल को इस बात से कोई असर नहीं पड़ता, उसकी जो एक्टिविटी है वो न्यूट्रल है। तो इस केस में ये कॉमन सेलिज्म में चला गया। लेकिन अगर हम इसी से कनेक्ट करें, जैसे ग्रेजिंग कैटल जो है, इस ग्रेजिंग कैटल की बैक पर अगर कैटल एग्रेट प्रेजेंट है, तो ये आप कहेंगे फ्रीडम फ्रॉम पैरासाइट्स, इसको मिलेगा, तो ये देखिए बेनिफिशियरी हुआ ये। और कैटल एग्रेट को आप सिमिलरली वही कहेंगे, क्या मिल पाएगा? फूड मटेरियल। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, ये कंडीशन आपको अगर दे कि वो फ्रीडम फ्रॉम पैरासाइट ये एक्ट कर रहा है, ग्रेजिंग कैटल्स को फ्रीडम फ्रॉम पैरासाइट्स दिलवा रहा है, तब उस केस में तो आप इसको किस में काउंट कर लेंगे? प्रोटोकॉपरेशन में, क्योंकि दोनों के लिए बेनिफिशियरी कंडीशन हो गई। लेकिन अगर एनसीईआरटी के एग्जांपल के अकॉर्डिंग, या एनसीईआरटी ने जो फ्रेम किया है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, मैं पढ़ देता हूं एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल लिखा है उसको, जिससे रेलिवेंसी बन जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी कॉमन सेलिज्म में इसको लिखती है, सुनिए आप। यहां कहा गया है द कैटल एग्रेट, ये मिलेगा आपको स्टूडेंट्स पेज नंबर 1 मिनट प्लीज 236 पे। ठीक है, 236 पे। The cattle aggregate and the grazing cattle in close association is site you are most likely to catch if you are live in the farmed rural areas. अगर आप रूरल एरियाज में रहते हैं तो बहुत इजीली आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए रूरल एरियाज में रहने की जरूरत नहीं, आप कभी भी आते जाते कहीं से भी देख सकते हैं। Is a classic example of the common cellage. The aggregates always forage close to where the cattle are grazing. ठीक है, जो कैटल हैं, ये ग्रेजिंग कैटल हैं, जहां ग्रेज करते हैं उसके आसपास में आप ये कह सकते हैं जो कैटल एग्रेट होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो फ्लाई करते रहते हैं या वहां प्रेजेंट होते हैं। The aggregates always forage close to where the cattle grazing because the cattle as they move stir up and flush out insects. ये जो हैं इनके लिए लिखा गया stir up and flush out the insects. ठीक है स्टूडेंट्स, stir up and flush out the insects. अब इंसेक्ट्स को फ्लश आउट ये करवा देता है। इस केस में क्या होगा? ये कैटल एग्रेट उनको प्रीडेट कर लेगा, उनको खा लेगा और इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, ये न्यूट्रल रहेगा, तब इसको हम कॉमन सेलिज्म काउंट करेंगे, जैसा एनसीईआरटी कहती है। तो फिर वो कह रहा है stir up and flush out the insects from the vegetations that otherwise might be difficult to aggregates to find and catch. तो ये ग्रेजिंग कैटल जब मूव करते हैं तो मूविंग कंडीशन से वो जब स्टिर अप करते हैं तो फ्लश आउट करवा देते हैं उन इंसेक्ट्स को जो छुपे हुए हैं वेजिटेशंस वगैरह में। अगर एक कैटल एग्रेट उनको सर्च करता और उसको निकाल के खाता तो इसके लिए डिफिकल्ट हो सकता था। तो ग्रेजिंग कैटल की ये जो एक्टिविटी है वो इसको बेनिफिट प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन ग्रेजिंग कैटल को इस बात से कोई असर नहीं पड़ता, वो इस केस में न्यूट्रल हो सकता है। तो जैसे ही आपको इसकी जो दूसरी पॉसिबिलिटी पे मैं जा रहा हूं जिसमें इसको न्यूट्रल दिखाया गया है, न्यूट्रल, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको न्यूट्रल जहां दिखाया गया है उस केस में आप ध्यान रखें ये एग्जाम्पल हो जाएगा कॉमन सेलिज्म का। इट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलिज्म। ठीक है, जो पॉजिटिव इंटरेक्शन ही है आप जानते हैं, और अदरवाइज जो ऊपर मैंने मेंशन किया है ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? प्रोटोकॉपरेशन का। तो फिर लिखा है अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलिज्म इज द इंटरेक्शन। कुछ और एग्जाम्पल्स आके दे रखे हैं आपको। तो यहां देखिए
आपको कॉमन सेलिज में ये मेंशन करके दिया है, लेकिन इसको कॉमन सेलिज के साथ साथ हम स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं किसमें, प्रोटोकोऑपरेशन में, while it act as the removal of parasites। पैरासाइट्स के रिमूवर के फॉर्म में ये काम करता है। तो जो ग्रेजिंग कैटल हैं उनको फ्रीडम फ्रॉम पैरासाइट्स दिलवा देता है, ब्लड सकिंग पैरासाइट्स हैं वो ही सिमिलरली। तो ये आप कहेंगे दोनों नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ये कॉमन सेलिज में भी एग्जिस्ट करता है और ये जो है वो प्रोटोकोऑपरेशन में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास एग्जांपल है सी एनीमोन का। एक सी एनीमोन स्टूडेंट्स आपको दे रखा है और सी एनीमोन के साथ क्लॉन फिश का एग्जांपल आपको फिर कॉमन सेलिज में दिया है। लेकिन हम दो एग्जांपल यहां डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी के नहीं है बट नेम फेम है, रेलिवेंट है, पूछे जा सकते हैं, किसी ऑप्शन में आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए अगले एग्जांपल्स आपके पास हैं। मैं कहूं सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब। ठीक है स्टूडेंट, सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब को अगर आप देखें तो देखिए हर्मिट क्रैब जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट है और सी एनीमोन उसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे लगा रहता है। ये इसके टेंटेकल्स हैं, आप जानते हैं। क्लियर, दिस इज द सी एनीमोन और ये जो है वो है क्रैब, हर्मिट क्रैब। अब सी एनीमोन को भी बेनिफिट है और हर्मिट क्रैब को भी बेनिफिट है। क्या है, जो सी एनीमोन है वो हर्मिट क्रैब को उन हैबिटेट्स में या उसका जो लोकेलिटीज है उनमें सराउंड, उसमें प्रोटेक्ट कर लेता है। तो क्रैब जो है इसको बेनिफिट है, इसको मिला प्रोटेक्शन। इसको क्या मिला, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज या फ्रॉम प्रीडेटर्स, ये छुप जाता है उनके नीचे। एनीमोन को क्या बेनिफिट है, ये जब मूव करता है, क्रैब मूव करता है तो एनीमोन उसके ऊपर लगा हुआ है। तो जब ये मूवमेंट होता है तो आप देखिए इस क्रैब के मूवमेंट के कारण सी एनीमोन जो है दैट कैन इजीली फाइंड आउट द फूड मटेरियल। तो आप ये कह सकते हैं ये इसके लिए फूड पीसेज जो है, इन फूड पीसेज की जो अवेलेबिलिटी है ये कंफर्म कर देता है। तो सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब का जो रिलेशनशिप है इसको आप बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट होगा, इसको आप काउंट करेंगे प्रोटोकोऑपरेशन में। क्लियर है, सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब। अब देखो एनसीईआरटी लिखती है सी एनीमोन एंड क्लॉन फिश। तो ये जो सी एनीमोन है उसके टेंटेकल्स में क्लॉन फिश फंसी रहती है, पर प्रेजेंट होती है। तो वहां क्लॉन फिश को फायदा ये है कि वो अपने एनिमीज से या अपने प्रीडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है और सी एनीमोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां सी एनीमोन को न्यूट्रल बताया गया है और क्लॉन फिश को बेनिफिशियरी बताया गया है। वो फिर एक एग्जाम्पल आपके पास किसका है, कॉमन सेलिज का। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे मैं स्टूडेंट्स आ रहा हूं जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है नेचर का। ये भी आप कहेंगे क्रोकोडाइल एंड द प्लोवर बर्ड। द क्रोकोडाइल एंड द प्लोवर बर्ड, ये क्रोकोडाइल के माउथ में एंटर करता है। ठीक है, खतरों से खेलता है। क्रोकोडाइल एंड फ्लावर बर्ड। ठीक है, तो देखो क्रोकोडाइल एंड फ्लावर बर्ड को आप जब डिस्कस कर रहे हैं तो आपको क्लियर ये होना चाहिए, ये क्रोकोडाइल है। ठीक, अब ये जो बर्ड है ये क्या करता है, फ्लाई करता है और इसके बक्कल कैविटी में आता है, माउथ। ठीक, ये क्रोकोडाइल, यहां क्रोकोडाइल को भी बेनिफिट है और इस बर्ड को भी फायदा है। क्या है फायदा, जो क्रोकोडाइल है उसको देखिए सिमिलरली फ्रीडम फ्रॉम ब्लड सकिंग पैरासाइट्स, ब्लड सकिंग पैरासाइट्स, जो ब्लड सकिंग पैरासाइट्स हैं उनसे फ्रीडम मिल जाता है क्रोकोडाइल को। और बर्ड जो है इसको आप कह सकते हैं क्या मिलता है, फूड मटेरियल।
बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जैसे ही ये अपना बक्कल कैविटी, अपना माउथ ओपन करता है, ये एंटर करता है, वहां से पिक करता है पैरासाइट को और बाहर आ जाता है, पूरी तरीके से खतरों से खेलता है। ठीक है, हाँ, लेकिन बेनिफिट तो है ना, अल्टीमेटली वो आराम से वहां जाके इजीली जो है वो वहां से क्या ले आता है, बाहर पैरासाइट्स को ले आता है। इट इज एन क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द, आप कहेंगे क्लासिकल एग्जाम्पल है किसका, प्रोटोकॉपरेशन का। ये जो पैरासाइट्स हैं इसके माउथ में, पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं ये है लीचेज। ठीक है, तो हो गया, लिख देता हूं, खून चूसने वाली लीचेज जो हैं ये पैरासाइट्स यहां होती हैं। तो इस तरीके से एंटर करता है, गेट फूड एंड गेट रिड ऑफ द ब्लड सकिंग पैरासाइट्स। इनको ब्लड सकिंग पैरासाइट से क्रोकोडाइल को आजादी दिलवाता है, गेट रिड ऑफ, छुटकारा मिल जाता है किससे, फ्रॉम ब्लड सकिंग पैरासाइट से। तो ये प्रोटोकॉपरेशन का अपने आप में क्लासिकल एग्जांपल है। तो देखिए हमने प्रोटोकॉपरेशन कंप्लीट किया, जिसमें आपने कहा दोनों जो पार्टनर हैं वो बेनिफिशियरी होंगे, दोनों को फायदा होगा, both will get the benefits and due to the presence of the each other। ठीक है, इसके बाद एक और पॉजिटिव इंटरेक्शन है जिसको हम कहते हैं कॉमन सेलिज्म। और कॉमन सेलिज्म में आप देखिए एक की प्रेजेंस न्यूट्रल होगी और दूसरे की प्रेजेंस जो है वो बेनिफिशियरी होगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म में आप ये कहेंगे जो इंटरेक्शन है इन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, वन आप कहेंगे नाइदर harmed nor benefited। क्लियर, इस केस में ये स्टूडेंट्स हो गए न्यूट्रल, जीरो। क्लियर, और जो दूसरी कंडीशन है आपके पास, इसमें आप ये कहेंगे ये जो है बेनिफिटेड होगी, मतलब इसको बेनिफिट मिलेगा। तो एक को आप बेनिफिट बता रहे हैं और दूसरे को आप कह रहे हैं ये न्यूट्रल कंडीशन का है, न्यूट्रल। तो इस तरीके से ये जो इंटरेक्शन हुआ ये हुआ 0+। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्म कंडीशन नहीं है, और दूसरी ऑर्गेनिज्म जो है वो आप कहेंगे फायदा ले लेती है। तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल ए, सी एनीमोन एंड क्लॉनफिश, ये आपको दे रखा है, सी एनीमोन एंड क्लॉनफिश। तो देखिए ये सी एनीमोन जो है, अगर हम कहें इसके ये टेंटेकल्स हैं, ठीक है बच्चों, तो इन टेंटेकल्स के बीच, सी एनीमोन यहां न्यूट्रल है, इन टेंटेकल्स के बीच जो क्लॉनफिश है, क्लॉनफिश जो है इन टेंटेकल्स के बीच सरवाइव करती है, क्लॉनफिश। और ये जो क्लॉनफिश है ये यहां से बेनिफिट गेन करती है। बेनिफिटेड क्या है बेनिफिट? प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज और प्रीडेटर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको काउंट किया गया है कॉमन सेलिज्म में। क्लियर है? इससे पहले मैं आपसे बात कर चुका हूं, सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब जो है वो काउंट किया गया है प्रोटोकॉपरेशन में, कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद अगला हम देखते हैं, तो देखिए बी, ग्रेजिंग कैटल, ग्रेजिंग कैटल एंड कैटल एग्रेट, एग्रेट्स। ये मैंने आपको बता दिया था, प्रोटोकॉपरेशन के साथ ही हम पढ़ रहे थे, वो लिखा आपके पास। अगर ये कंडीशन है तब तो प्रोटोकॉपरेशन काउंट करेंगे, और अगर यहां जो ग्रेजिंग कैटल्स हैं ये जब स्टिर अप करते हैं और फ्लश आउट करवा देते हैं वेजिटेशन से इंसेक्ट्स को जो इसके लिए फूड मटेरियल है, तो ग्रेजिंग कैटल को यहां आप न्यूट्रल जब काउंट करेंगे तब आप ये कह सकते हैं कैटल एग्रेट यहां क्या होगा? बेनिफिशियरी होगा। ठीक है,
और अगर कैटल एग्रीड ग्रेजिंग कैटल की बैक से या उसकी बॉडी से पैरासाइट्स को रिमूव करता है, उस केस में आप इसको काउंट कर लेंगे प्रोटोकॉपरेशन में। तो ये एग्जांपल किसका हुआ? ग्रेजिंग कैटल और कैटल एग्रीड का जो एग्जांपल है यहां काउंट किया गया है कॉमेंसैलिज्म में। ठीक है, अगला एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास है जो बार्निकल्स हैं, दे ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल। बार्निकल्स जो हैं ये आप कहेंगे ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल। तो यहां वेल जो है वो है अनअफेक्टेड और जो बार्निकल्स हैं वो फायदे में हैं। तो एक तरीके से आप ये कहेंगे जो बार्निकल्स हैं उनको अकोमोडेशंस मिला, मतलब शेल्टर और स्पेस एग्जैक्टली ये ऑब्टेन करते हैं, जबकि वेल जो है वो आप कहेंगे अनअफेक्टेड, इसको कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। और ये जो कंडीशन है, ये बार्निकल और वेल का जो रिलेशनशिप है, इसको स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कॉमेंसैलिज्म में। ठीक, इसके अलावा जैसे मान लो एक एग्जांपल और आपको दे दे, डी मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये कोई मैंगो ट्री है और मैंगो ट्री के साथ अगर एसोसिएशन आपको दिखा दिया जाए ऑर्किड्स का, तो स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि जो ऑर्किड्स मैंगो ट्री के साथ एसोसिएशन में आएंगे, ये जो ऑर्किड्स हैं ये बेनिफिशियरी होंगे और ट्री के लिए यहां इंटरेक्शन में कोई फर्क नहीं उसको नहीं पड़ेगा। ऑर्किड्स जो हैं उनको आप कह सकते हैं एपीफाइट्स। सो एपीफाइट्स ग्रोइंग ऑन द ऑर्किड, एपीफाइट ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन द मैंगो ट्री और मैंगो प्लांट, इस कंडीशन में ये जो ऑर्किड और मैंगो ट्री के बीच का रिलेशनशिप हुआ, ये क्या हुआ? कॉमेंसैलिज्म, जिसमें मैंगो ट्री जीरो अनअफेक्टेड और ऑर्किड्स जो हैं वो आप कह सकते हैं प्लस। फायदा क्या हुआ? ऊपर ग्रो कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन के साथ साथ ही आप कह सकते हैं शेल्टर और स्पेस जो है, शेल्टर और स्पेस एग्जैक्टली इसको जो है वो मिल जाता है। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक परफेक्ट कॉमेंसैलिज्म का कंसेप्ट है। नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड, वन पार्टनर विल बी नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड एंड अदर वन विल बी द बेनिफिटेड। ये जीरो और प्लस इंटरेक्शन जो है वो कॉमेंसैलिज्म में होता है। तो ये स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटरेक्शंस आपने कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले लेक्चर में आपने डिस्कस किया था म्यूचुअलिज्म और यहां आपके पास है प्रोटोकॉपरेशन एंड कॉमेंसैलिज्म। हाँ जी स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेगेटिव इंटरेक्शंस। और देखिए इसमें हमें डिस्कस करना है प्रीडेशन, पैरासिटिज्म। प्रीडेशन जो होगा उसमें एक हार्म्ड होगा, दूसरा बेनिफिशियरी होगा। पैरासिटिज्म में भी सिमिलर कंडीशन है, होस्ट एंड पैरासाइट। इसके अलावा कंपटीशन में स्टूडेंट्स दोनों को नुकसान होने वाला है, बोथ विल बी द हार्म्ड। और इसके बाद आपको यहां पढ़ना है एमेंसैलिज्म, और एमेंसैलिज्म में एक अनअफेक्टेड रहेगा, न्यूट्रल ऑर्गेनिज्म रहेगा और दूसरा हार्म्ड होगा। तो ये इस तरीके से इंटरेक्शंस है। देखिए नेगेटिव इंटरेक्शंस के रेफरेंस में मैंने पहले भी आपसे एक बार डिस्कस की थी कि नेगेटिव इंटरेक्शन हम कब काउंट करेंगे, जब किसी एक को डेफिनेटली हार्म होना चाहिए, वन पार्टनर मस्ट हार्म। तो आप देख रहे हैं प्रीडेशन में जो है वो हार्म होता है प्रे, इवन उसको प्रीडेट कर लिया जाता है, उसको खा लिया जाता है। सो दिस इज द रिलेशनशिप ऑन द कॉस्ट ऑफ द लाइफ। क्लियर? खत्म हो जाता है ऑर्गेनिज्म, तो प्रे इसमें हार्म्ड है। यहां पैरासिटिज्म में अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं होस्ट जो है वो हार्म्ड कंडीशन में है। ठीक, कंपटीशन का जो प्रोसेस है इसमें आप देखिए दोनों जो पार्टनर हैं, बोथ पार्टनर्स या बोथ पार्टिसिपेंट्स जो हैं ये हार्म्ड कंडीशन में आ जाएंगे। और इनके हार्म्ड कंडीशन में आने के पीछे रीजन ये भी है, ये बेसिक रीजन ये भी है कि एग्जैक्टली वहां एक
कॉम्पिटिटर किसी दूसरे कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट आउट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अपने सराउंडिंग हैबिटेट में रिसोर्सेज को उसके साथ शेयर करना नहीं चाह रहा है, या शेयर अगर करता है तो भी अपनी एनर्जी लगा रहा है, तो इस केस में ये दोनों हार्म्ड कंडीशन में होंगे। और इसमें जो है वो देखिए एक न्यूट्रल होगा, ठीक है, और एमएन सेल जो है वो एक तरीके से बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म की एग्जांपल्स इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये है एमएन सेलिज्म। सो नेगेटिव इंटरेक्शंस में फर्स्ट प्रेडेशन, सेकंड है आपके पास पैरासिटिज्म, थर्ड कंपटीशन एंड फोर्थ वन एमएन सेलिज्म। ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रीडेशन। देखिए प्रीडेशन क्या है? इट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन द प्रे एंड प्रीडेटर। जैसे ए स्पीसीज, उसी तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जैसा हम सारे लिखते आए हैं। ए और बी के बीच इंटरेक्शन है, ये आप कहेंगे एक जो है वो प्रीडेटर है, और ये प्रीडेटर बेनिफिशियरी होता है, ये प्रीडेट करता है प्रे स्पीसीज पर। ये कैसा स्पीसीज है? प्रे, और ये हार्म्ड होगा। ऑब्वियस है प्रीडेशन की जो एक्टिविटी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर आपके पास का है, टू गेन फूड मटेरियल, टू ऑब्टेन फूड। जो फूड मटेरियल या फूड सप्लीमेंट ऑब्टेन करने के लिए इंटरेक्शन होता है उसको आप प्रीडेशन में काउंट करते हैं। नेचर में हर एक ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई प्रीडेटर आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स प्रेजेंट होता है। जैसे आप इकोसिस्टम में पढ़ते हैं तो इसको वहां डिस्कस करने से पहले एक बात मैं बता दूं, आपको कॉमन रेफरेंसेस पता होते हैं। ये देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स, ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं, और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से आप जानते हैं ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। इन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पर प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और उसके बाद आप कह सकते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स और टॉप कंज्यूमर्स। क्लियर? तो हर एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल जो है वो प्रीडेटर होता है अर्लियर लेवल का। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर जो हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर प्रीडेट करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर्स को, और टर्सरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल आप कहेंगे सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर प्रीडेटर्स की प्रेजेंस है। प्रीडेटर्स ऑन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर स्टूडेंट्स प्रीडेटर्स की प्रेजेंस होती है, प्रीडेटर्स वहां प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी का रेफरेंस ले लेते हैं पहले ही। व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, अगर सारी एनर्जी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी फिक्स करें, मींस जो प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स हैं यही अगर सारी एनर्जी फिक्स करने लग जाएं, तो ये कह रहा है इफ द कम्युनिटी हैज नो एनिमल्स टू ईट द प्लांट्स, अगर कम्युनिटी जो है वो एनिमल्स की प्रेजेंस ही नहीं शो करे तो क्या हो सकता है? यू कैन थिंक ऑफ द प्रीडेशन एज नेचर्स वे ऑफ द ट्रांसफरिंग to higher trophic levels the energy fixed by the plant. When we think of predator and prey, most probably it is the tiger and the deer that radially come to our mind, but a sparrow eating any seed is no less than a predator. Although animals eating plants are categorized separately as herbivores, they are in a broad ecological context not very different from the predators. ठीक है, तो जैसे ही प्रीडेशन की बात आती है तो वो आपको ये बताना चाह रहा है प्राइमरी कंज्यूमर जो हैं ये हर्बीवोर्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हर्बीवोर्स हैं, जैसे एग्जांपल आपको दे रखा है डियर, ठीक, और उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर मान लीजिए या टॉप कंज्यूमर आप कह दीजिए, जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है, बेसिकली टॉप कंज्यूमर ही होते हैं। ये आपको कह रहा है टाइगर है, तो ऑब्वियस है ये एनिमल जो टाइगर प्रीडेटर है ये इस प्रे को प्रीडेट कर लेगा, तो ये हर्बीवोर्स जो है वो तो हो गया यहां इसका प्रे, और ये टाइगर जो है वो आप कहेंगे यहां हुआ प्रीडेटर। लेकिन वो कह रहा है जो एनिमल्स पर प्रीडेट करते हैं, जैसे ये प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है इसके ठीक ऊपर डिपेंड करने वाला प्राइमरी कंज्यूमर, जिसमें आपने डियर ले लिया सीधे,
इसको खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म ऊपर के ट्रॉफिक लेवल के हैं, डेफिनेटली वो प्रीडेटर तो हैं, लेकिन ये प्रीडेशन की जो एक्टिविटी इनकी है, इस प्रीडेशन की एक्टिविटी में ये मटेरियल ट्रांसफर करने के साथ साथ या ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसफर करने के साथ साथ एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहा है। तो उसका कहना ये है कि नेचर में ये, तो देखिए जो प्रीडेटर है, ये प्रीडेटर प्रे को ईट करेगा। अब एग्जैक्टली जो प्रीडेशन का प्रोसेस है, ये आप कह सकते हैं नेचर में एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस हो सकता है। इट इज द मेन कंड्यूट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सो द प्रीडेशन इज द मेन कंड्यूट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मेन कंड्यूट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर करने का नेचर में मेन कंड्यूट ये हुआ। यहां आपको एनसीईआरटी ने जो दिया है वो ये भी है कि देखिए हर्बीवोर्स किसी एनिमल को, टाइगर जो टॉप कंज्यूमर हो सकता है, ये प्रीडेट कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, इन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पर प्रीडेट करने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये भी आप ये कह सकते हैं, या इनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं, दे आर नॉट लेस देन ए प्रीडेटर, या फिर आप कह सकते हैं दे आर क्लोज टू द प्रीडेटर, नॉट लेस देन ए प्रीडेटर। ठीक, इसके अलावा एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जैसे स्पैरो है, तो एग्जाम्पल आपको दे रखा है स्पैरो ईटिंग सीड्स। तो वो जो सीड्स को खाती है, तो ऑब्वियस है सीड जो है वो नेक्स्ट जनरेशन बनाता है, आगे जाके प्लांट बनाता है। स्पैरो ने सीड्स को खाते हुए एक जनरेशन को खत्म कर दिया है वहां से, तो इसके लिए भी वो कह रहा है इट इज ऑल्सो नॉट लेस देन ए प्रीडेटर। एक प्रीडेटर से कम इसको भी काउंट नहीं किया जा सकता। जबकि हमारे दिमाग में जो है वो यही होता है कि जो एनिमल्स हैं वो प्रे स्पीसीज को जब यूटिलाइज करते हैं तो प्रीडेटर के फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आते हैं। सो द प्रीडेशन इज द मेन कंड्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अब इसके बाद देखिए यहां एक्रोस ट्रॉफिक लेवल एनर्जी ट्रांसफर को आपसे डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो आप प्रीडेशन के लिए ही ये भी कह सकते हैं इट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, प्रीडेशन इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर across the trophic levels of a food chain, ecosystem, across the trophic levels। जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं, across ट्रॉफिक लेवल्स एनर्जी जो ट्रांसफर करने का प्रोसेस है, ये एनर्जी ट्रांसफर आप कहेंगे। जो एनर्जी ट्रांसफर करने का प्रोसेस है, ये एनर्जी ट्रांसफर एग्जैक्टली आप कहेंगे क्या करेगा, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होगा, ये लिविंग एग्जिस्टेंस को, इकोसिस्टम के फंक्शनल एग्जिस्टेंस को बनाए रख सकेगा। ठीक है, इसके बाद अब देखो प्रीडेशन की जो एक्टिविटीज हैं, उस प्रीडेशन एक्टिविटीज में कोई ऑर्गेनिज्म प्रीडेट जब करता है तो वहां से ऑर्गेनिक मैटर आपने कहा ट्रांसफर करता है, और ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसफर करने के साथ साथ देयर इज ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे इसी में मैं इंडिकेट कर दूं तो आप ये कह रहे हैं बी जो है ये प्रीडेटर है, ए प्रे है, सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये इसको एनर्जी ट्रांसफर भी कर रहा है, इसीलिए आपने लिखा दिस प्रीडेशन इज द मेन कंड्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, फिर देखिए प्रीडेशन की एक्टिविटी के बेनिफिट्स क्या हैं। प्रीडेशन की एक्टिविटी अगर हो रही है नेचर में तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। प्रीडेशन आप कहेंगे सबसे पहले कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्रे। तो एग्जैक्टली पॉपुलेशन प्रे की जो है उसको ये कंट्रोल करता है, या मैं इसी बात को ऐसे कह सकता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को ये मेंटेन कर सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर बायोटिक कम्युनिटी जो है उसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करता है। ऑल्सो मेंटेन
maintain the biodiversity also maintain the biodiversity in a community. बायोडाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, किसी एक कम्युनिटी में जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो है उसको ये मेंटेन कर लेता है, उसको ये मेंटेन करके रखता है। जैसे एग्जांपल आप समझिए, कोई एक फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया है, इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में या फॉरेस्ट एरिया में आप किसी प्रेडेटर या टाइगर्स को वहां से रिमूव कर दें, जैसे मान लीजिए यहां से ये रिमूव कर दिए गए नहीं है, तो इस केस में ऑब्वियस स्टूडेंट्स किसका नंबर बढ़ जाएगा, डियर्स का नंबर बढ़ जाएगा, और इनका नंबर अगर बढ़ेगा तो ये जो हैं वो वेजिटेशंस को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर जाएंगे। अब इस केस में जब वेजिटेशंस को ये काफी ज्यादा यूटिलाइज कर जाएंगी या ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर जाएंगी, इस केस में अगर आप देखेंगे तो आप ये बहुत क्लियरली कह सकते हैं, वेजिटेशंस को ये कंज्यूम कर जाएंगी तो आप ये क्लियरली कह सकते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ द प्रीडेटर्स ये इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। क्या क्या इंपैक्ट आया, आप कहेंगे इन एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर्स जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में डैमेज्ड, इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है, इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द प्रीडेटर्स। ठीक है, तो ये जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं या प्रीडेटर्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम की कीस्टोन स्पीसीज भी होते हैं जो उस इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। कीस्टोन स्पीसीज जो आप ये कहें वहां से हटाए जाने पर या एक्सपेरिमेंटली उसको वहां से आप रिमूव कर दो तो उसका एक इंपैक्ट इकोसिस्टम की बैलेंसिंग पे दिखाई दे, इकोसिस्टम के रेगुलेशन पे एक सीधा इंपैक्ट उसका दिखाई दे, उसको आप कहेंगे वो क्या होती है, कीस्टोन स्पीसीज। ठीक है, अब देखो फिर मेंशन किया गया है, बिसाइड्स acting as the conduit for energy transfer across trophic levels, predators play other important role. They keep prey population under control, but the predators prey species could achieve very high population densities and cause ecosystem instability. ये आपने कहा जैसे टाइगर वहां से रिमूव कर दिए गए तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये वेजिटेशन को ज्यादा से ज्यादा खाएंगे, एक टाइम में वेजिटेशन खत्म हो जाएगी और साथ में आप कह सकते हैं डियर की पॉपुलेशन बढ़ने से इनके बीच भी एक इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है उस कंपटीशन की या इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और स्ट्रगल है उसके बढ़ने से आप ये कह सकते हैं यहां भी जो इंडिविजुअल्स हैं वो उनकी डेथ होने लगेगी। तो अल्टीमेटली जो प्रीडेटर है वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के साथ साथ किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी क्या कर लेता है, मेंटेन करता है। मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, या फिर आप कह सकते हैं मेंटेन द स्पीसीज डाइवर्सिटी। कोई भी टर्म स्टूडेंट्स आपको लिख के दे सकता है, मेंटेन द स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, फिर देख रहे हैं व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जियोग्राफिकल एरिया दे बिकम इन्वेजिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज द इन्वेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, एग्जांपल के साथ बात करिए। द prickly pear cactus introduced into the Australia in early 1920s caused havoc, spreading rapidly into the millions of the hectares rangeland. Finally, the invasive cactus was brought under the control only after a cactus feeding predator, that is moth, from its natural habitat was introduced into the country. तो देखिए यहां एक एग्जांपल आपको दे रखा है, जो प्रिकली कैक्टस है, एग्जांपल आपको दे रखा है, प्रिकली कैक्टस जो है ये कहीं इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो जो एक्सोटिक स्पीसीज हैं, दीज एक्सोटिक स्पीसीज ग्रोज फास्टर और रैपिडली, फास्टर, और आप कह सकते हैं इनकी ग्रोथ जो होती है वो होती है रैपिडली। ठीक,
अब एक्जोटिक स्पीसीज बहुत फास्ट और रैपिडली ग्रो करती है, इसका रीजन क्या है? किसी पर्टिकुलर एरिया से कोई एक स्पीसीज आप लेके आए, उसका वो नेटिव हैबिटेट नहीं था। अब नेटिव हैबिटेट नहीं था तो वहां लाके आपने उसको इंट्रोड्यूस तो करवा दिया, इंट्रोड्यूस करवाने से उसकी ग्रोथ शुरू हुई, उसका नेचुरल प्रीडेटर वहां एब्सेंट है, और नेचुरल प्रीडेटर एब्सेंट है तो आप ये कहेंगे कि वो एनॉर्मसली ग्रो करेगी। सो एक्जोटिक स्पीसीज ग्रो फास्टर और रैपिडली। क्यों फास्टर और रैपिडली ग्रो करती हैं? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ नेचुरल प्रीडेटर, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ नेचुरल प्रीडेटर, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द नेचुरल प्रीडेटर। जो नेचुरल प्रीडेटर हैं उनकी एब्सेंस के कारण, आप कह रहे हैं जो नेचुरल प्रीडेटर हैं उनकी एब्सेंस के कारण यहां क्या हो रहा है, ये ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से ग्रो करने लगेगी। एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि जो प्रिकली कैक्टस है ऑस्ट्रेलिया में वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, अब ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलने लगा, कई हेक्टेयर में ये फैला। तो यहां फिर इसका जो प्रीडेटर है वो है कैक्टस फीडिंग इंसेक्ट, जो मोथ है वो वहां इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इसको इंट्रोड्यूस करवाए जाने से स्टूडेंट्स ये जो प्रिकली कैक्टस हैं इनकी पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल आई। ठीक है, तो यहां जैसे मेंशन किया गया कि अर्ली 1920s में ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था और मिलियंस ऑफ द हेक्टेयर्स में वो स्प्रेड होने लगा। तो कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर जो मोथ है, जैसे ही इसकी नेचुरल हैबिटेट से इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये अंडर कंट्रोल आया। ये जो मेथड है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में भी यूज किया जाता है। एप्लीकेशंस वाला जो पोर्शन है, एप्लीकेशन बॉटनी है, उसमें आप ये पढ़ते हैं। ये कह रहा है साथ में, finally the invasive cactus was brought under the control only after a cactus feeding predator moth from its natural habitat was introduced into the country. Biological control methods adopted in agricultural pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population. Predators also help in the maintaining species diversity in a community. मैं पहले बात कर चुका हूं, स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी ये मेंटेन करते हैं बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग प्रे स्पीसीज। ठीक है, अब प्रीडेटर अगर प्रेजेंट होगा, जैसे आपने कहा टाइगर प्रेजेंट अगर है तो वो डियर की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखेगा, तो ऑब्वियस है इस केस में जो डियर इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की पॉसिबिलिटी काफी कम रहेगी, क्योंकि उनका नंबर बैलेंस रहेगा, या फिर आप कहेंगे कम रहेगा। उसके बाद कहा है इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, वहां देखो एग्जांपल दे रखा है, द स्टारफिश पाइसेस्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्रीडेटर in a field experiment when all starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrates become extinct within a year because of the interspecific competition. ठीक है, तो एक और एग्जांपल दे रखा है जिसमें आप किसी प्रीडेटर को अगर रिमूव करते हैं तो क्या इंपैक्ट आता है। तो वो कह रहा है जो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट है वहां से स्टारफिश पाइसेस्टर रिमूव की गई। अगला एग्जांपल आप मेंशन करें, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, और यहां से रिमूव कर दिया गया किसको, स्टारफिश पाइसेस्टर को, जो बहुत सारी आप कहेंगे फिश स्पीसीज जो हैं उनकी क्या थी, इनवर्टिब्रेट स्पीसीज की सॉरी प्रीडेटर थी। रॉकी इंटरटाइडल जो स्पेस है, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, यहां से एक्सपेरिमेंटली रिमूव की गई थी पाइसेस्टर स्टारफिश, पाइसेस्टर स्टारफिश। आप कह रहे हैं दिस पाइसेस्टर स्टारफिश इज द प्रीडेटर ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, और इसको क्या कर दिया गया, एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड, एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड। और एक्सपेरिमेंटली इसको जब स्टूडेंट्स हटा दिया गया तो इसको एक्सपेरिमेंटली रिमूव करने से यहां जो इंपैक्ट आया वो इंपैक्ट क्या था, पाइसेस्टर स्टारफिश के हटाए जाने से आपको कहा जा रहा है 10 और मोर देन 10 स्पीसीज of invertebrates
become extinct, become extinct, ये एक्सटिंक्शन में आ गया। 10 स्पीसीज ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्शन में क्यों आ गया? क्योंकि देखिए यहाँ 10 स्पीसीज अलग अलग दे रखा है, इन स्पीसीज का नंबर बढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स इनके बढ़े, और इनका प्रीडेटर कॉमन पाइसेस स्टारफिश था। तो यहां से क्या हुआ, ये जो 10 स्पीसीज हैं इनमें आपस में स्ट्रगल बढ़ा, और एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि इनमें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हुआ। इस इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के कारण ये जो है वो एग्जैक्टली नंबर में काफी ज्यादा ग्रो जो कर गई थी वो अब स्ट्रगल करके क्या हो गई, खत्म हो गई। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के अलावा यहां स्टूडेंट्स इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी भी है। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन होने से भी आप कहेंगे यहां पाइसेस स्टारफिश की जो एब्सेंस है उसका इंपैक्ट दिखाई देता है। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्यों हुआ? क्योंकि इनका प्रीडेटर एब्सेंट था, प्रेजेंट नहीं था। तो एक तरीके से जो प्रीडेटर है वो कम्युनिटी में या किसी भी पर्टिकुलर बायोटिक कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब पर्टिकुलर स्पीसीज जो है उसकी पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है, जैसे हमने कहा मेंटेन द पॉपुलेशन अंडर द कंट्रोल। तो ये एक तरीके से प्रीडेशन जो एक्टिविटी है उसका अपना बेनिफिट है। ठीक है, उसके बाद देखो प्रीडेशन की जो एक्टिविटी है उसके लिए ये कहा गया कि जो प्रीडेटर्स हैं दे आर द प्रूडेंट। प्रीडेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो प्रूडेंट होते हैं। मतलब प्रीडेटर्स जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा, रिक्वायरमेंट जो उनकी है उससे ज्यादा अपने प्रे को एक्सप्लॉइट नहीं करते। ठीक है, अल्टीमेटली तो एक्सप्लॉइट तो करता है। एक्सप्लॉइट क्यों कह रहे हैं हम? बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ लाइफ। किसी एक को खाकर खत्म करके रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है, और रिलेशनशिप का डिफाइनिंग प्रोटोकॉल जो होता है वो बेसिकली होता है कॉट, किल एंड ईट। कॉट, किल एंड ईट। और ये जो कॉट, किल एंड ईट है ये आप जानते हैं जो डियर और टाइगर, मतलब जो एनिमल्स के प्रेडेशन की एक्टिविटीज हैं उनके केस में ये एप्लीकेबल है। मतलब प्रेडेटर जो हैं वो मेजरली टॉप ट्रॉफिक लेवल की ऑर्गेनिज्म ही है, हर्बीवोर्स के ठीक बाद। ठीक है, तो देखो ये प्रेडेशन की एक्टिविटी में आपने कहा प्रेडेटर्स जो हैं वो प्रूडेंट होते हैं। दे आर द प्रूडेंट इन नेचर बिकॉज दे यूटिलाइज देयर प्रे इन ए लिमिट। अब अपने ही प्रे को अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल वो करेंगे तो ऑब्वियस है प्रे पॉपुलेशन की डेफिशिएंसी आएगी, कमी आएगी, प्रे पॉपुलेशन काफी कम हो जाएगी, और फूड क्राइसिस का उनको ही सामना करना पड़ेगा, उनको फूड क्राइसिस फेस करनी पड़ेगी। तो यहां अगला स्टेटमेंट आप मेंशन करें, प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट। प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट। और ये जो प्रेडेटर्स प्रूडेंट होते हैं, प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट, ये जो प्रूडेंट होते हैं इसका मतलब क्या है? यूटिलाइज प्रे स्पीसीज इन ए लिमिट। ठीक है, इसका मतलब डू नॉट ओवर एक्सप्लॉइट देयर प्रे, डू नॉट ओवर एक्सप्लॉइट देयर प्रे, और एक्सप्लॉइट देयर प्रे। अपने प्रे स्पीसीज को वो और एक्सप्लॉइट नहीं करते, जरूरत से ज्यादा उसको यूज नहीं करते, क्योंकि अगर प्रे को और एक्सप्लॉइट करेंगे तो फूड रिसोर्सेज या फूड मटेरियल की जो डेफिशिएंसी है उसका इंपैक्ट आएगा, और उससे इंपैक्ट से आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि ये जो है वो ओवरऑल खुद खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो नेचर में बैलेंसिंग क्रिएट करने का काम प्रीडेशन कर रहा है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो प्रीडेशन की है वो आप जानते हैं, इट इज द मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इट इज द मेन कंड्यूट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनमें एनर्जी ट्रांसफर करने का ये मेन कंड्यूट या चैनल या मोड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो प्रीडेशन का एक और बेनिफिट है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड
ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड होगा, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड आप कह सकते हैं प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप पे ही बेस्ड है। प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप पर ये बेस्ड है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। और यहां अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में आप देखें, ठीक है, तो ये पेस्ट कंट्रोल स्पेसिफिकली, पेस्ट कंट्रोल जो है उसके लिए एनसीईआरटी मेंशन करती है, ठीक है। एप्लीकेशन बॉटनी का जो पोर्शन है वहां भी आपको ये दिया गया है। इसके बाद देखिए स्पेसिफिक फैक्ट्स अबाउट द प्रीडेशन देख लेते हैं हम। सम स्पेसिफिक फैक्ट्स अबाउट प्रीडेशन, जो प्रीडेशन की एक्टिविटी है उसके कुछ फैक्ट्स को चेक करते हैं। तो देखिए होता ऐसा है कि जो प्रीडेटर्स हैं जब अपने प्रे पर अटैक करते हैं, अपने प्रे को यूटिलाइज करते हैं, तो बहुत सारे प्रे स्पीसीज जो हैं वो अपने आप को अपने प्रीडेटर से बचाने के लिए कुछ डिफेंस इवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे यहां प्रे स्पीसीज evolve some defense mechanism, to protect themselves against the predators। कुछ डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो ये इवॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो डिफेंस हैं वो देखिए कैसे कैसे डिफेंस हो सकते हैं। तो केमिकल डिफेंस हो सकते हैं, ये कॉमाफ्लूज के अलावा एक आपको दे रखा है, मिमिक्री दे रखा है। तो सबसे पहले जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसमें एनिमल्स के डिफेंस हम चेक करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आप मेंशन करो एनिमल्स, और इसमें आपके पास है सबसे पहले कॉमाफ्लूज, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, क्रिप्टिक अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्रिप्टिक अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का उसके सराउंडिंग में, उसके एनवायरनमेंट में, उसकी हैबिटेट में आप ये कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सिमिलर अपीयरेंस होना। क्रिप्टिक अपीयरेंस का मतलब आप ये कह सकते हैं appearance similar to the objects, appearance similar to the objects। जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स के सिमिलर अपीयरेंस आएगी। ऑब्जेक्ट के सिमिलर अपीयरेंस आने से क्या होगा, नेचुरली ये अपने प्रीडेटर से अपने आप को प्रिवेंट कर पाएंगी, बचा पाएंगी, आप ये कह सकते हैं। जैसे बहुत सारी इंसेक्ट स्पीसीज जो हैं, ठीक है, और फ्रॉग जो हैं वो अपने प्रीडेटर को अवॉइड कर देते हैं फ्रॉम इजी डिटेक्शन। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, दे कैन अवॉइड द इजी डिटेक्शन, अवॉइड इजी डिटेक्शन, ठीक है। इजीली स्टूडेंट्स डिटेक्ट नहीं किए जा सकेंगे, और इजीली अगर डिटेक्ट नहीं किए गए तो ऑब्वियस है ये अपने आप को प्रिवेंट कर लेते हैं। और इनका एग्जांपल आप लिख सकते हैं सम इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। ये आप देख सकते हैं कि अपनी सराउंडिंग के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स के सिमिलर अपीयरेंस शो करते हैं, और सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स के सिमिलर अगर अपीयरेंस इनकी आती है तो अल्टीमेटली ये अपने प्रीडेटर से अपने आप को प्रिवेंट कर लेते हैं, बचा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है केमिकल डिफेंस, जिसमें बहुत सारी स्पीसीज स्टूडेंट्स क्या करती हैं, केमिकल सब्सटेंसेज को रिलीज करती हैं। तो अगला मैं यहां मेंशन कर रहा हूं केमिकल डिफेंस। बी आप मेंशन करें इसमें। ए आपने कहा कॉमाफ्लेज, जिसमें क्रिप्टिक अपीयरेंस है। बी जो है ये क्या होगा, ये केमिकल डिफेंस। और केमिकल डिफेंस का बहुत परफेक्ट एग्जांपल आपको दे रखा है। मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल।
तो मोनार्क बटरफ्लाई क्या करती है, या कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर रही है, तो आप ये कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म्स, कौन सी ऑर्गेनिज्म, प्रे स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म और प्रे स्पीसीज। तो ये जो ऑर्गेनिज्म और प्रे स्पीसीज हैं ये अल्टीमेटली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म और प्रे स्पीसीज सीक्रेट पॉइजनस सब्सटेंसेज, या आप कह सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेज, टॉक्सिक सब्सटेंसेज। और ये टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंसेज सीक्रेट करती हैं जिससे अपने प्रीडेटर से अपने आप को प्रिवेंट कर लेती हैं। जैसे एग्जाम्पल आप कह सकते हैं मोनार्क बटरफ्लाई, जो मोनार्क बटरफ्लाई है इट इज हाईली डिस्टेस्टफुल, हाईली डिस्टेस्टफुल। और इसके हाईली डिस्ट्रेसफुल होने का क्या बेनिफिट है इसको, कि इसका प्रीडेटर जो है वो इसको अवॉइड करेगा। अब इसने ये जो हाईली डिस्टेस्टफुल होने की कैपेबिलिटी है वो कब गेन की, तो आप ये कह सकते हैं बाय ईटिंग पॉइजनस वीड्स, या बाय ईटिंग वीड्स ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज, ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज। इसकी जो कैटरपिलर स्टेज है उस कैटरपिलर स्टेज में ये जो वीड्स को प्रीडेट कर रहा था या वीड्स को जो खा रहा था उसके कारण आप कह सकते हैं इसमें केमिकल डिफेंस आया, और इस केमिकल डिफेंस के कारण अपने प्रीडेटर से अपने आप को ये प्रिवेंट कर पाया। तो आपने कहा मोनार्क बटरफ्लाई जो है दैट इज हाईली डिस्टेस्टफुल, और ये केमिकल डिफेंस इसका जो है मोनार्क बटरफ्लाई का ये इसने एक्वायर किया। तो क्या मैं कह सकता हूं, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट इज द एक्वायर्ड डिफेंस। स्टूडेंट्स, इट इज द एक्वायर्ड डिफेंस। ये एक्वायर्ड डिफेंस प्रोसेस है, एक्वायर्ड डिफेंस है जिसके थ्रू ये प्रीडेटर से अपने आप को प्रिवेंट कर लेती है। नेक्स्ट पे हम आते हैं मिमिक्री। एक आप पढ़ते हैं प्रीडेशन जो है, उस प्रीडेशन का की जो एक्टिविटी है, उस प्रीडेशन की एक्टिविटी में प्रे स्पीसीज अपने आप को प्रिवेंट करने, बचाने के लिए या अपना इजी डिटेक्शन जो है उसको अवॉइड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करती हैं। दो आपने पढ़ा, एक केमिकल डिफेंस और दूसरा आपने पढ़ा कैमोफ्लेज जो क्रिप्टिक अपीयरेंस था। अब देखिए मिमिक्री। मिमिक्री जो है वो बेसिकली रिजेम्बलेंस शो करता है, resemblance with other organisms, with other organisms। जो दूसरी ऑर्गेनिज्म हैं उनके साथ रिजेम्बलेंस ये शो करेगा, और इससे देखिए बेनिफिट क्या होगा। आप कह सकते हैं किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म के साथ रिजेम्बलेंस शो करने से जो प्रीडेटर है वो प्रे को अवॉइड कर देगा। तो रिजेम्बलेंस यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजेम्बलेंस विद द अदर ऑर्गेनिज्म और विद नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। इन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ और किसी दूसरी स्पीसीज के साथ आप ये कह सकते हैं ये रिजेम्बलेंस शो करने से अपने आप को बचा लेगा। दिस प्रे स्पीसीज विल कॉल्ड एज द मिमिक और मिमिक्टिक। और ये मिमिक जो है वो यहां इस कंडीशन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपने आप को बचा लेगा, प्रोटेक्टेड और प्रिवेंटेड, प्रोटेक्टेड और प्रिवेंटेड। ठीक है, यहां इसको मिमिक कहेंगे या मिमिक्टिक इसको कहा जाता है। मिमिक्टिक आप एक और वर्ड लिख सकते हैं, मिमिक्टिक ये हो सकता है। सो मिमिक और मिमिक्टिक की तरह रोल प्ले करते हुए प्रे अपने आप को क्या कर लेता है, प्रिवेंट कर लेता है, प्रे अपने आप को बचा लेता है। अब इसके बाद देखिए अगला जो है
यहां एग्जाम्पल आप ले सकते हैं वार्निंग कलरेशन, वार्निंग कलरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करती हैं, जब उनको कोई स्टिमुलस आप देंगे तो इस केस में वो एक तरीके से कलर रिलीज करती हैं। तो कंसील्ड जो फॉर्म है या कंसीलिंग मतलब जो छुपी हुई फॉर्म्स हैं, ये आप कहेंगे रिलीज कलर। ठीक है, एक तरीके से वार्निंग होती, चेतावनी होती है कि वो जो प्रीडेटर है वो उनको अवॉइड कर दे या उनको प्रीडेटर छोड़ दे। तो जो वार्निंग कलरेशन है उससे भी प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो देखिए मिमिक्री था आपके पास सी और ये आपके पास हुआ डी। तो जो एनिमल्स की डिफेंस है उसमें 4 कैटेगरीज आपने डिस्कस की, कॉमा फ्लू, इसके अलावा आपने कहा केमिकल डिफेंस जिसमें मोनार्क बटरफ्लाई का एग्जाम्पल आपने डिस्कस किया, उसके बाद आपने पढ़ा मिमिक्री, ठीक है, और उसके बाद आपने पढ़ा वार्निंग कलरेशन। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स जो हैं उनके भी अपने डिफेंस मैकेनिज्म हैं। प्लांट्स जो हैं वो भी अपने प्रीडेटर से अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस क्रिएट करते हैं, और इनके डिफेंस क्या हो सकते हैं, बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल हो सकते हैं और कुछ फिजियोलॉजिकल डिफेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के डिफेंस मैकेनिज्म पे आते हैं हम। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स, मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स का डिफेंस देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस ये जनरेट करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस, इसमें देखो जैसे जो इंसेक्ट्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो 25% प्रेडेशन कर जाते हैं वेजिटेशंस का, या फिर आप कह सकते हैं जो हर्बीवोर्स प्रीडेटर्स हैं उनका टोटल परसेंटेज 25 है। हर्बीवोर्स प्रीडेटर्स, ठीक है, तो इनको अवॉइड करने के लिए जैसे कैक्टस एक एग्जांपल में लिख रहा हूं, ठीक है, इनमें स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर्स बनती हैं, स्पाइन्स हुआ, जैसे अपोन्सिया में आप देखते हैं, ये अपोन्सिया में जो है वो स्पाइन्स बने हैं। तो ये स्पाइन्स की जो प्रेजेंस है ये मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस को रिप्रेजेंट करती है। ये स्पाइन्स की जो प्रेजेंस है ये मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस को रिप्रेजेंट करती है कि ये अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स जो ऑर्गेनिज्म है उन हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। केमिकल डिफेंस, केमिकल डिफेंस में स्टूडेंट्स उसी तरीके से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो ये रिलीज करेंगे, और इसमें टॉक्सिक एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस ये रिलीज कर सकते हैं। केमिकल डिफेंस जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज या टॉक्सिक रिलीज ये कर सकते हैं। एक एग्जांपल टॉक्सिक रिलीज का हम देख लेते हैं। देखो आपने कैलोट्रोपिस स्टडी किया होगा। कैलोट्रोपिस जो हमारे सराउंडिंग्स में भी जनरली ग्रो करता है, आक जिसको आप कहते हैं, ये एक ग्लाइकोसाइडिक सब्सटेंस रिलीज करता है। ठीक है, और जो ग्लाइकोसाइडिक सब्सटेंस रिलीज करता है, ये ग्लाइकोसाइड्स जो रिलीज करता है, ये ग्लाइकोसाइड्स कार्डिक अरेस्ट को लीड करवा देते हैं। तो जैसे कैलोट्रोपिस जो है, इस कैलोट्रोपिस में आपने देखा होगा वाइट कलर्ड एक सब्सटेंस है जो ग्लाइकोसाइड्स है, और ये ग्लाइकोसाइड्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये जैसे रिलीज होते हैं तो जो ब्राउजिंग एनिमल्स हैं उन ब्राउजिंग एनिमल्स का कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। ब्राउजिंग एनिमल्स, तो आपने ये देखा होगा कि जनरली जो ग्रेजिंग एनिमल्स और ब्राउजिंग एनिमल्स हैं, गोट्स वगैरह, वो कैलोट्रोपिस पर प्रेडेट नहीं करती, बहुत कम प्रेडेट उस पर करती हैं। ठीक है, बिकॉज वहां जो कार्डिक अरेस्ट के लिए वो ग्लाइकोसाइड्स रिलीज कर रहा है, उस ग्लाइकोसाइड्स को खाने से उनकी डेथ हो सकती है।
तो ग्लाइकोसाइड्स उसका जो प्रेजेंट होता है, सेल बायोलॉजी का रेफरेंस अगर लें तो ग्लाइकोसाइड्स जो प्रेजेंस है उनकी, वो आप जानते हैं वैक्यूलर सैप में या वैक्यूलर कंटेंट में प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही सेल को डैमेज किया जाता है वो आप कह सकते हैं स्प्रेड हो जाता है या बाहर आ जाता है। उन ग्लाइकोसाइडिक सब्सटेंसेज को यूज करने से यहाँ प्लांट की क्या हो सकती है, प्लांट जो है उसकी डिफेंस हो जाएगा और जो प्रीडेटर है उस प्रीडेटर की डेथ हो जाएगी। तो ये अपने आप में प्लांट जो है वो बचाने के लिए ये करते हैं। इसके अलावा आपको कह रखा है कि जो केमिकल्स हैं उनकी एक वाइड रेंज और वाइड वैरायटी प्लांट्स रिलीज करते हैं। वाइड रेंज, इसमें देखिए स्टूडेंट्स, वाइड रेंज में आपके पास है ओपियम हुआ, क्विनिन हुआ, कैफीन हुआ, निकोटीन हुआ, स्ट्राइकिन हुआ, ये सब दे रखा है। ओपियम, अफीम, कैफीन, इसके अलावा आपको दे रखा है निकोटीन जो टोबैको से, तंबाकू से, स्ट्राइकिन। तो ये सब सब्सटेंसेज हैं। इन सब सब्सटेंसेज को नेचर में प्लांट्स ने अपने डिफेंस के लिए यूज किया था। ये डिफेंस के लिए आप ये कह सकते हैं ये प्लांट्स जो हैं वो इन केमिकल सब्सटेंसेज को रिलीज करते हैं। हाँ, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है कि हम जो है वो इनको यूटिलाइज कर जाते हैं। क्विनिन हम अपने बेनिफिट्स के लिए जो है वो इनको यूटिलाइज कर जाते हैं। तो ये सब वो सब्सटेंसेज हैं जो प्लांट में केमिकल डिफेंस के अंडर रिलीज करवाए गए थे। हम इनको ओवर एक्सप्लॉइट करते हुए अपने यूज के लिए जो है वो यूटिलाइज कर जाते हैं। क्लियर? तो केमिकल डिफेंस हुआ प्लांट्स का, और इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल डिफेंस प्लांट का हुआ। केमिकल डिफेंस जो है उसमें इन सब्सटेंसेज का सीक्रेट होना और बनना फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर ये सीक्रेट होते हैं या इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इस लेक्चर में एक और नेगेटिव जो इंटरेक्शन है वो हमने डिस्कस किया, और ये था प्रीडेशन। तो प्रीडेशन की कंप्लीट डिटेल जो एनसीईआरटी की है वो सारी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। एंजॉय द इकोलॉजी। थैंक यू।